पैसे लगवा दिए कुछ आप लोगों ने, महंगा वाला माइक लगा लिया है। चलो तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, हिंदी में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस बेसिकली हमारी एक रिवर है जो कश्मीर से फ़्लो होती हुई पाकिस्तान में जाती है और फिर अरब सागर में चली जाती है। इंडस को लेके इंडिया पाकिस्तान का एक इशू भी है, इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वाटर इशू है। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस या ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस ही मान लो, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये हुआ, तब से ये चला हुआ है। हड़प्पा हमारे पास एक साइट है जो हमें मिली, तो उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया। जब भी हम किसी पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हमें ये सोचते हैं कि ये मिला कैसे होगा, ये इतने पास से। अगर हम बात करें 7,000 साल पीछे, ये कैसे हमारे सामने ये निकल के आई। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, या ये कह लो कि किसी की एक इच्छा हुआ करती है कि भाई कुछ चीज़ों को कलेक्ट करने की। कुछ लोग, जैसे मेरी हैबिट है, मैं अपना कोई भी मेरा पेन अगर खाली हो जाए तो मैं उसको फेंकता नहीं। मेरी हैबिट है, मेरे पास आज भी एक ड्रॉर भर के पेन मेरे पास रखे हुए हैं, और ये हैबिट मैंने ड्यूरिंग द कॉलेज अडोप्ट करी। मेरा शौक़ है, आज भी नहीं मैं उनको फेंकता। बड़ा दुख होता है मेरे को अगर कोई फेंक दे तो जेम्स लेविस एक ब्रिटिश सोल्जर था जब यहाँ पे ब्रिटिश का एम्पायर का राज चलता था। तो उसकी एक हैबिट थी, वो पुराने कॉइन्स को इकट्ठा करता था। कुछ लोगों की आज भी है कोई पुराने सिक्के, 1 रुपये का सिक्का जो 1928 में या 1900 फलान सन में 1800 का कोई सिक्का होगा, तो कुछ लोगों के पास वो मिलता है। तो उसको पुराने सिक्कों को कलेक्ट करने के लिए एक शौक़ था। तो उसने आर्मी से बचने के लिए, ब्रिटिश की आर्मी से बच के और ये शौक़ पूरा करने के लिए उसने अपना नाम को चेंज कर लिया, और नाम उसने रखा चार्ल्स मैसन। और वो नाम चेंज करके आइडेंटिटी वगैरह उसने चेंज करी, और वो भारत भ्रमण पर निकल गया। साउथ में गया, वहाँ पे उसने करा, मतलब हर जगह पे जहाँ पे उसको एविडेंसेस या कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली वो चलता गया। उसके बाद उसने वो ऐसे ही अपने घूमते हुए पहुंचा हड़प्पा की साइट पे। तो अब जो बंदा काम कर रहा है वो एक्सकेवेट तो कुछ करेगा ही, कुछ ना कुछ वो करता ही। तो वो जैसे ही वो हड़प्पा की साइट पे पहुंचा तो उसने वहाँ पे खुदाई शुरू करी कुछ करके। अब उतने में वहाँ पे इतना डेवलपमेंट उन लोगों में नहीं था कि कुछ गवर्नमेंट को पता चल जाए, और उसका प्लस पॉइंट ये भी था कि वो ब्रिटिश से बिलोंग करता था, तो इसलिए कोई रोक टोक नहीं थी, कोई इसको रोकने वाला नहीं था। तो जब वहाँ पे वो गया तो उसको जो कुछ भी मिला उसने एक अपना
इंग्लैंड वापस जाके उसको पब्लिश करा, एक बुक लिखी और उसने उसमें इस बारे में भी लिखा। तो जैसे ही वो बुक पब्लिश हुई और वो, अब आज की डेट में तो आप एक व्हाट्सएप करोगे तो 250-300 लोगों को एक बार में ही मैसेज कर सकते हो, लेकिन उस दिन उस टाइम में क्या था कि इन्फॉर्मेशन स्लोली स्लोली लेवल, पहले नीचे के लेवल पे या उस कम्युनिटी में जिससे वो बिलोंग करते हैं उसमें, फिर उससे बाद आगे और फिर आगे, ऐसे वो एक स्लो पैटर्न के हिसाब से वो फैलती थी। आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है तो अलग है। तो जैसे ही उसने बुक पब्लिश करी तो ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक भी पहुंची और उस समय में गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए इसको फाइंड आउट करने के। पीछे आपको पता ही है ब्रिटिश का क्या रहा, उनके पीछे एक ही मकसद हुआ करता है, वो है कि कुछ मिल जाए, कोई एक और कोहिनूर मिल जाए। कोई उनकी जिज्ञासा नहीं थी कि वो पर्टिकुलरली स्पेशल इसी काम के लिए कि हम पास्ट को ढूंढें और इसमें क्या है उससे हम कुछ फाइंड आउट करें, ऐसा कुछ नहीं था। तो जॉन मार्शल उस टाइम के जो एएसआई डायरेक्टर हुआ करते थे 1924 में, उनको ये काम दिया गया, उन्होंने ये काम शुरू करा और एक शहर बाहर निकल कर आया जिसका नाम था मोहन जोदारो, जिसको उसने नाम दिया माउंट ऑफ डेड। और एक आया हमारे पास हड़प्पा। अब वहाँ से क्या मिला उस टाइम के हिसाब से सोचा जाए, जहाँ पे ब्रिटिश, जो भी ब्रिटिश थे, जितने भी यहाँ पे उस टाइम पे लोग आए हुए थे, सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए लगे हुए थे। वो पर्पज़ था कि किसी भी तरह किसी यहाँ से जो भी प्रीशियस आइटम्स हैं रिलेटेड टू गोल्ड और सिल्वर, उनको ट्रांसपोर्ट कर लिया जाए इंग्लैंड में। उसके पीछे पर्पज़ एक ही था, इकनॉमी। तो जब जॉन मार्शल ने ये करा तो उसको जो वहाँ पे मिला वो मैं यही कहूँगा कि सोने से भी ज़्यादा कीमती था और है आज भी। उसमें से काफ़ी चीज़ों को जो वहाँ से मिली उन्होंने ट्रांसपोर्ट करा और वो आज इंग्लैंड में म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। अच्छी बात यह है कि आज की डेट में वो उन्होंने डिस्कार्ड नहीं करा और उसको अच्छे प्रॉपर अच्छे तरीके से संभाल के उन्होंने रखा हुआ है। तो एक बंदे के शौक की वजह से एक शहर बाहर आ गया, ज़मीन के नीचे से निकल आया। और जो ब्रिटिश इस उसमें लगे रहते थे कि भाई हमने इंडियन को सिविलाइज्ड करा है और इनको, ये तो फूल पत्ते डालते थे और इनको सब कुछ सिखाया, इनको रहना सिखाया, लिखना सिखाया, बोलना सिखाया, टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया। कुछ लोग आज भी फेवर करते हैं, मिल जाते हैं कोई 100 में एक आध % बोलने के लिए कि रेलवे तो ब्रिटिश की देन है, अंग्रेज आ गए थे तो रेल इंडिया में डेवलप हो गई, वरना नहीं होनी थी। ये बात भी सही है, रेलवे डेवलप हुई अंग्रेज़ों की वजह से ही, लेकिन उसके पीछे पर्पज़ था इन सभी प्रीशियस मटेरियल को पोर्ट्स तक ट्रैवल करके ले जाना। तो जब ये दावा एक तरफ से वो पूरी दुनिया में कर रहे थे कि हमने इंडिया को सिविलाइज्ड करा है, सभ्य बनाया है, उस दावे को पूरी तरीके से इस साइट ने, इस फाइंडिंग ने चैलेंज कर दिया। और वो दावा जब ध्वस्त होने लगा तो उन्होंने एक थ्योरी को बनाई और ये बोला कि हम तो आज से नहीं, बहुत साल पहले से ही सभ्य बना रहे हैं और ये उसी का ही एक एग्जाम्पल है। तब भी हमने करा तो अब भी आज हम कर रहे हैं। तो ये थ्योरी उस टाइम पे घड़ी गई, लेकिन
उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि साइट्स के बाद साइट्स मिलती गई, डिस्कवर होती गई, फाइंडिंग्स मिलती गई, इंडिया आज़ाद हो गया और अपना इंडिपेंडेंस के बाद वो डेमोक्रेसी में आ गया और खुल के चीज़ों लिखी जानी शुरू हो गई। जब ब्रिटिश रूल था तो उस टाइम पे कुछ बाल गंगाधर तिलक ने अपनी एक बुक लिखी और उसमें बताया कि जो आर्यंस थे वो नॉर्थ पोल से ट्रैवल करते हुए इंडिया तक पहुँचे, नॉर्थ पोल से और सेंट्रल एशिया होते हुए। वो एक उन्होंने उसमें लिखा। हालांकि अभी तक कोई ऐसी फाइंडिंग्स नहीं मिली जो कोरिलेट करती हों इस थ्योरी से। तो आज जो साइंटिफिक वर्ल्ड है तो उसमें तो एविडेंस के बेस पे ही सब माना जाता है। बहरहाल फिर एक स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी ये लिखा कि वो जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए। तो इस तरीके की थ्योरी फ्लो हमारे बीच में करती चली गई और हमें जो एविडेंसेस मिले वो इतना तो हमें बताते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में, चाहे वो हड़प्पा की साइट हो गई या गुजरात की हो गई या राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में और यूपी में, तो एक यहाँ पे एक सिविलाइजेशन थी जो वेल डेवलप थी, वेल ऑर्गेनाइज थी, जिनको पता था कि ट्रेड क्या होता है, इकोनॉमी को कैसे हैंडल करना है। अब इसके बाद एक सवाल मन में आता है सब लोगों के कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो हमें ज़रूरत क्या है इस पास्ट को ढूंढने की, इससे हमें मिलता क्या है। तो हिस्ट्री का कोई यही ऐसा मीनिंग नहीं होता सर कि हम कुछ ढूंढेंगे और ये हिस्ट्री का रिलेशन होता है प्रेजेंट से। पास्ट को कंपेयर करा जाता है प्रेजेंट से और हम क्या फ्यूचर में एक्सप्लोर करेंगे उसके बारे में। तो उसी बारे में हम यहाँ डिस्कस भी करेंगे इस लेक्चर में और इस सीरीज़ में। इसके बाद की जो वीडियोज़ होंगी उसमें भी हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इन चीज़ों को हम प्रेजेंट में कंपेयर करेंगे और कैसे वो चीज़ें आज से 7,000 साल पहले या 5,000 साल पहले या 3,000 साल पहले या 1,000 साल पहले कैसी थी और आज वो चीज़ें वैसी ही हैं या उसमें चेंजेस आए हैं, तो किस तरीके के चेंजेस आए हैं और फ्यूचर में वो चीज़ें किस तरीके से ट्रैवल कर रही हैं। वो एक हमें एक उसकी एक इमेज हमें देखने को यहाँ मिलेगी। हम कोशिश करेंगे उस इमेज को बनाने की। तो जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि भाई पास्ट के बारे में, तो वी हैव सम फेज, कुछ कि पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप हम इसको फेजेस में डिवाइड करके देखेंगे। तो पहले एक फेज़ हुआ को हम मानते हैं प्री हड़प्पन फेज़। 7,000 से 5500 BCE, ये आप पढ़ लेना, थोड़ी फाइंडिंग करना, आपको इंटरेस्ट होगा BCE होता क्या है, ये आप लोग इसके बारे में रिसर्च करना। तो ये बहुत बार आएगा, आप इसमें सर्च करोगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो इस फेज़ में हमारे पास क्या हुआ कि एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस पे हमें उन लोगों ने काम करा।
और जो एग्रीकल्चर के लिए टूल्स बने वो जब तक हमारे पास मेटल नहीं थी तो स्टोन के बनाते थे। तो अगला फेज़ आया अर्ली हड़प्पन 5500 से 2800 अगेन BCE। इसमें हमारे पास जब एग्रीकल्चर, अब देखना फेज़ किस तरीके से चल रहे हैं और किस तरीके से उसके साथ इकोनॉमी भी चलेगी और डेवलपमेंट चलेगी, किस तरीके से लोगों का बिहेवियर चेंज होगा। एग्रीकल्चर हुआ, प्लांट्स लगने शुरू हुए, एनिमल्स किस लिए घर में गाय रखते हैं तो फूड से रिलेटेड, दूध से रिलेटेड, मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड टूल्स। अब जब ये हो गया, ये अच्छे तरीके से उन्होंने जान लिया, उसके बारे में पता चल गया, तो उसके बाद उसका ट्रेड शुरू हो गया। किसके साथ? चाइना, इजिप्ट और मेसोपोटामिया। अब जब ट्रेड होगा तो ट्रेड के साथ हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी, क्या चाहिएगा? रोड, पोर्ट, डॉकयार्ड। भाई जब पोर्ट चाहिएगा तो डॉकयार्ड भी चाहिएगा। और उसके बाद हमारे पास वेयर हाउस। इसके बाद अगला फेज़ आया हमारे पास मैच्योर हड़प्पन फेज़। अट्ठाईसौ से 1900 BCE। इस फेज़ में हमारे पास अर्बनाइजेशन शुरू हो गया, अर्बन सिटीज़। फिर हमने एक फेज़ और डेवलप फाइंड आउट करा, लेट हड़प्पन 1900 से 1500 BCE। अब देखो, एग्रीकल्चर बना, एग्रीकल्चर के लिए टूल्स को बनाया गया, उसके बाद उसको स्टोर करा गया, ट्रेड करा गया। जब उससे और पैसा और इकोनॉमी आई और चीज़ों को डेवलप करा गया। आपने मिंटोज़ की ऐड देखी होगी कि वो एक आदिवासी बैठ के दो पत्थरों को रगड़ता है और फिर वो आग जल जाती है और फिर वो मिंटोज़ खाता है, तो फिर वो दिमाग की बत्ती, फिर बैलगाड़ी, और फिर वो करते करते फ्यूचर तक उसको, मतलब प्रेजेंट तक उसको ले आते हैं। उसके बाद सिटीज़ बनी, अर्बन सिटीज़ बनी। अर्बन सिटीज़ का मतलब लोगों के पास और पैसा आया, उन्होंने अपने हाउसेस को, अपने लाइफ स्टाइल को, स्टैंडर्ड को और अच्छे से डेवलप करा। और जब ये चीज़ें हो गई तो लेट हड़प्पन में क्या हो गया, डिक्लाइन शुरू हो गया। मतलब ये चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हुई। जो आज की डेट में एक दिखाया जाता है कि पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है, कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रहा है, होगा, तो इसकी वजह से ये होगा, टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी और ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी और बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, कोरल रीफ्स जो ओशियन रेन फॉरेस्ट बोले जाते हैं वो ड्राई हो रहे हैं। और अभी जैसे हम ये जो भी कोरिलेशन आज की डेट में या प्रेजेंट में हम चल रहा है, उनको सबको हम कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे जब हम आगे जाएंगे। डिक्लाइन होने के लिए भी एक दो तीन थ्योरियाँ बोला गया कि आर्यन इन्वेड हुए, उन्होंने आके, इस वजह से ये डिक्लाइन हो गई। क्लाइमेट को लेके एक
क्लाइमेट चेंज को लेके इतने एक साइंटिफिक और हमें वो मिलता है, डाटा मिलता है, जिससे मोस्ट प्रोबेबली द क्लाइमेट चेंज को सही माना जा रहा है आज, अभी तक की साइड पे, और अभी तक की फाइंडिंग में क्लाइमेट चेंज को एक माना गया। उसके बाद लास्ट पोस्ट हड़प्पन 1500 से 600 BCE। इसमें क्या था पोस्ट हड़प्पन में कि जब क्लाइमेट चेंज मतलब आप ये नेचुरल डिज़ास्टर जैसे आपका बाढ़ आना शुरू हो गया और जो भी लैंडस्लाइड वगैरह ये चीज़ें शुरू हुई, सूखा पड़ने शुरू हो गया, तो पोस्ट हड़प्पन में क्या हुआ कि जब ये चीज़ें हो रही थी क्लाइमेट चेंज की वजह से, उन्होंने माइग्रेशन शुरू करी, मूव टू गंगा यमुना द्वाब और मूव टू साउथ। अब जो बाल गंगाधर तिलक की जो एक थ्योरी है कि वो नॉर्थ पोल से चलकर यहाँ पहुँचे, तो वो एक पॉइंट ये उसको सेटिस्फाइड करता है कि वो अब साउथ की तरफ, सेंट्रल एशिया से होते हुए साउथ की तरफ जा रहे थे, एशिया में आए और फिर अभी भी साउथ की तरफ हम फिर उन्होंने मूव करा। तो ये सब था एक फेज़ के बारे, इनके फेज़ के बारे में। अच्छा, एक इसमें क्या होता है कि एक फिर सबके हमारे मन में एक सवाल आता है कि इन सब चीज़ों से हमें मिलता क्या है वही। तो इन सब से जब हम इसके बारे में बात करेंगे, हमें पता चलेगा लाइफ स्टाइल के बारे में कि जो हड़प्पन पीपल्स थे उनकी लाइफ स्टाइल कैसा था, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, इकोनॉमी किस तरीके की, इकोनॉमी कैसी थी, कल्चर कैसा था। तो इन और कुछ और चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। ये किस उससे हमें पता चलेगा, ये हम हड़प्पा के इन चीज़ों के बारे में उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इन चीज़ों को जानने के लिए कि वो लोग किस तरीके से रहते थे, ये हमें समझने की कोशिश करी। वहाँ से जो हमें फाइंडिंग्स मिली, जो हमने रिसर्च करी, जो भी एक्सकेवेशन में हमें चीज़ें मिलती गई, उन सब से हमने कोशिश करा इस चीज़ों को समझने के लिए कि भाई वो हमें लोग किस तरीके से रहते थे और ये किस तरीके का उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा, इकोनॉमी, लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल, कल्चर, वुमन का स्टेटस क्या है, रिलीजन, इसके बारे में हमें वहाँ से पता चलेगा। तो उन फाइंडिंग्स को दो उसमें डिवाइड कर दिया गया है, आर्किटेक्चर, वास्तुकला, दूसरा स्कल्पचर,
मूर्तिकला। स्कल्पचर को आगे थोड़ा सा सब हेडिंग बनाया गया है। सील्स, सील का आपको पता ही है, मोहर। पोट्री, मिट्टी के बर्तन। ऑर्नामेंट्स, आभूषण। ब्रॉन्ज फिगर, पीतल की मूर्ति, टेराकोटा, मिट्टी की मूर्ति। इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें थी जिससे हमें थोड़ा सा और अलाइन एक्सप्लेनेशन में समझने में आसानी रहेगी। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में। एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आप इस वीडियो को, इस सीरीज़ को कंटिन्यूटी में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सब कुछ एक ही वीडियो में डाल देना आपको और ख़ुद को भी कंफ्यूज करने वाली बात होती है। तो मैं वो ऐसा नहीं चाहता कि आप सब लोग इसको देखें और कंफ्यूज हो जाएं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ शॉर्ट वे। तो आर्किटेक्चर, वास्तुकला के बारे में बात करेंगे। अभी आप अपने आसपास देखोगे कि एक कहीं भी कुछ भी, जैसे दिल्ली जैसे शहर की बात करोगे, मुंबई की बात करोगे, तो आपको एक अनइवन सा पैटर्न मिलता है रोड्स का। कोई भी सड़क या कोई भी मोहल्ले की कोई भी गली कहीं भी जा रही है और वहाँ पे घर बने हुए हैं, शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं। एक अनइवन सा पैटर्न है। कोई एक अनइवन पैटर्न आप समझ लो, सपोज कि दिस इज़ मेन रोड, ये मेन रोड है और इसके अंदर ये एक ब्रांचेस ऑफ स्मॉल रोड्स, और इसके बाद फिर अगेन ये ऐसे चली गई, कोई ऐसे चली गई और यही ऐसे मिल जाएगी आके। तो कोई कोई रोड इधर को निकल गया और ये ऐसे घूम गया। तो इस तरीके का एक हमें मतलब जाल मिलता है। और अभी जो भी उसके बाद हमारे पास नए शहर बने, तो उसका पैटर्न अगर आप देखोगे, नए शहर जो बन रहे हैं या नई सोसाइटीज़ बन रही हैं या कोई भी एक शहर का एक्सटेंड उसको करा गया अगर, तो उसमें आपको एक पैटर्न मिलता है रोड्स का। या तो सर्कुलर पैटर्न होगा कि ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल और होगा, इसके अंदर एक सर्कल और होगा। अब इसमें रोड भी होंगे और उसके पास इधर घर भी होंगे। ऐसे ही इसके अंदर दोनों तरफ। और या फिर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पैटर्न होगा। जो भी अब नए एक्सटेंशन हो रही है सिटीज़ की, उसमें आप देखने को ये हमें मिलेगा।
अब जो ये यहाँ पे है ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है या कमर्शियल है। उनसे अब जो नया एक्सटेंशन हो रहा है उसमें भी आप देखोगे कि द इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो एक शहर के एक तरफ बना दिया जाता है और रेजिडेंशियल एक तरफ, तो उसमें सेक्टर्स वगैरह डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ये समझो कि रेजिडेंशियल एरिया हो गया यहाँ पे, और ये इस तरफ इंडस्ट्रियल। तो एक इस तरीके का पैटर्न जो आज हम नए शहर बना रहे हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। तो जब भी हम अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे कंट्री में देखोगे कि पहले हम रोड हमने बना दिए, 2 लेन बना या 4 लेन बना, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आई जब भी बरसात होती थी तो पानी इकट्ठा हो जाता था और फिर उससे जो भी बीमारी, इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज़, और वो सराउंडिंग को अनहाइजीन कर देते थे। उसके बाद जब ये चीज़ सामने आई, ये प्रॉब्लम आई, तो और जब उन रोड्स के आसपास पॉपुलेशन बढ़ बढ़ती गई, इंक्रीज़ हो गई और नए हाउसेस बन गए, तो वेस्ट वाटर भी ज़्यादा निकलने शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो हमारे गटर्स हैं वो उनकी कैपेसिटी कम पड़ गई, वो छोटे पड़ गए और वो बाहर आने लगा और रोड्स पे निकलता था। अब ये भी एक अनप्लान्ड वर्क हुआ कि पॉपुलेशन का एक्यूमुलेशन एक पर्टिकुलर एक जगह पे बढ़ गया। उसके लिए भी कोई हमारे पास एक थ्योरी और कोई प्रैक्टिकली प्लान नहीं था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लमें हमें आज की डेट में फेस करनी पड़ती हैं। और क्लीन इंडिया मिशन जो गवर्नमेंट ने चलाया उसके लिए ये एक बहुत बड़ी हर्डल भी है। तो जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो गवर्नमेंट ने, जब पॉपुलेशन बढ़ गई और आपका व्हीकल्स की क्वांटिटी भी बढ़ गई उसकी वजह, तो रोड्स को वो 2 लेन को 4 लेन में कन्वर्ट करा, 4 को 6 में कर दिया। तो कर तो दिया लेकिन वहाँ भी प्लानिंग में कमी रही, गटर्स वहाँ भी नहीं बनाए। फिर दोबारा फिर उनको रोड्स को खोदा गया और उनके साइड में अब नेशनल हाईवे पे देखोगे या नए जो भी रोड्स बन रहे हैं साइड में गटर्स बनते हैं, ताकि ये पानी जो एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा होता है बरसात का या किसी का भी, वो ना वो उस गटर से निकल जाए। तो अब वहाँ पे आर्किटेक्चर में क्या था, इंडस वैली में ये चीज़ उन लोगों ने डेवलप कर ली थी, रेक्टेंगुलर आय ग्रिड पैटर्न, आयताकार जाल। तो ये जो पैटर्न हमें मिलता है ये हमें वहाँ पे फाइंडिंग्स में मिला। और जब अंग्रेजी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम पे कोयला फूक रहे थे चिमनियों में डाल डाल के, आज की डेट में वो हमें बोलते हैं कि कोयला मत जलाओ, कार्बन एमिशन ज़्यादा हो गया, ये हो गया, एनवायरनमेंट हो रहा है, ग्लेशियर्स हो रहे हैं, सब बातें सही हैं, लेकिन उसके ज़िम्मेवार इंडिया या इंडिया जो के बाद या इंडिया के टाइम पे जो भी कंट्रीज़ आज़ाद हुई उनका उसमें इतना रोल नहीं है जितना उन डेवलप्ड कंट्रियों का, क्योंकि वो डेवलप्ड आज की डेट में है, उनकी इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग है तो उन्होंने इतना कोयला फूंक दिया है जितना हम आने वाले कई सालों तक भी नहीं फूंक पाएंगे। लेकिन फिर भी इंडिया इनिशिएटिव ले रहा है, अपने सोलर प्लान को और एक्टिव कर रहा है, करता जा रहा है और बढ़ा रहा है, और होप सो कि हम 2030 तक उसको मीट भी कर जाएं।
अभी मोदी गवर्नमेंट ने बहुत उस पर एक्टिवली उसको इनिशिएट किया है। तो ये जो पैटर्न हमारे पास है, ये वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो चंडीगढ़ सिटी है, जो कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। पंजाब और हरियाणा में एक और इशू चलता है SYL को लेके, सतलुज यमुना लिंक। ये पैटर्न हमें चंडीगढ़ में मिलता है। हर रोड 90 डिग्री के एंगल पे कट करेगा, प्रॉपर उसका ड्रेनेज सिस्टम है, पानी वहाँ का एक्यूमुलेट नहीं होता। तो ये अब आप इस चीज़ को प्रेजेंट से हमको रिलेट कर रहे हैं और कैसे हम फ्यूचर में इसको डेवलप कर रहे हैं कि जो हमारे प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स बने हैं उनको टच ना किए हुए जो भी उनकी एक्सटेंशन हो रही है सिटीज़ की, उसको हम इस तरीके से पैटर्न को हम डेवलप करते जा रहे हैं। और अभी प्लानिंग आप देखोगे तो उसी तरीके से जो भी स्ट्रक्चर, जो भी कंस्ट्रक्शन, जो भी सोसाइटीज़ बन रही हैं वो इसी पैटर्न से बनती हैं। आप किसी सोसाइटी के अंदर जाओगे तो उसमें भी आपको एक पैटर्न मिलेगा। तो अगली फाइंडिंग्स हमें इसमें मिली हाउसेस। पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक बाथ। अब अब हाउसेस हमें मिले फाइंडिंग्स में डबल स्टोरी भी मिले, और सिंगल रूम सेट भी मिला। ये क्वार्टर्स के उसमें यूज़ होते होंगे, जो बाहर से वर्कर काम करने के लिए आते हैं उनके लिए। और अब जब बिल्डिंग है तो किस उससे बनी होगी, जो हमारे हाउसेज है वो भी कंक्रीट ब्रिक्स से बने के एक कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। तो वो जो वहाँ पे यूज़ इन बिल्डिंग्स के लिए यूज़ होती थी तो वो थी ब्रंट मड ब्रिक्स, मिट्टी की जली हुई ईंटें। अब इस फाइंडिंग से देखो हमें क्या क्या मिलेगा, और ध्यान से आप देखना। पब्लिक बिल्डिंग, अगेन एडमिनिस्ट्रेशन, कोई रिचुअल, धर्मशाला बनी होती है ना, ठीक है, रिचुअल के टाइम रिचुअलिस्टिक बिल्डिंग हो गई। और बात, अब इसको आप स्पा से जोड़ लो, स्विमिंग पूल से जोड़ लो, जिससे आप जोड़ना चाहते हो उससे जोड़ लो। ये हमें एक ग्रेट बात मिली जो रिचुअल के टाइम पे यूज़ होता था। रिलीजियसली कोई रिचुअल, कोई रीति रिवाज हुआ तब उसके टाइम पे ये यूज़ होता था। और इसमें क्या था कि हमारे पास ये ग्रेट बात को आप ऐसे समझो कि कोई लेक हो गई जिसमें आज भी जिसका एक महत्व है, रिलीजियसली लोग उसमें जाते हैं, नहाते हैं रिलीजियस पर्पज़ की पर से। तो ये उस तरीके से हो गया। इसमें क्या था कि एक जैसे आपका सपोज ये एक तालाब हो गया और इसके यहाँ पे चारों तरफ ये रूम्स होते थे। अब ये रूम्स या तो पर्सनल यूज़ के लिए थे
या फिर कमर्शियल के लिए। अगर आप कभी कुरुक्षेत्र गए हो, लैंड ऑफ महाभारत, वहाँ पे एक ब्रह्म सरोवर है, वहाँ पे आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा, और जगह भी मिलेगा। ये अब उसके बाद इनके लिए यूज़ हुई मिट्टी की जली हुई ईंटें, और उनको जॉइंट कराने के लिए जिप्सम मोटार, जिप्सम का बना हुआ सीमेंट आप ये समझ लो, यूज़ करते थे। अब इस चीज़ से आप ये समझो कि हमारे पास डबल स्टोरी है तो हमारे पास स्टेयर भी होंगी, और जब आप स्टेयर कर देखते हो, अपने घर की स्टेयर देखोगे तो उनमें एक डिज़ाइन, एक हर स्टेयर में एक डिज़ाइन होता है, एक वो पर्टिकुलरली रेक्टेंगुलर, उसकी हाइट, उसकी विड्थ बिल्कुल सेम मिलेगी आपको। तो वो यहाँ भी होंगी, और आज भी आप साइट्स पे विज़िट करो तो मिलती हैं। ब्रंट ब्रिक्स, ब्रिक है तो वो भी एक स्टैंडर्ड साइज़ की होगी, उसका भी एक स्टैंडर्ड साइज़ होगा ब्रिक्स का भी। तो इन दोनों फाइंडिंग से आपको ये नहीं पता चलता, आप ये सोचो कि जब ये चीज़ थी तो उनके पास मैथमेटिक भी होगा, वो इंजीनियरिंग से भी को भी जानते होंगे, फैमिलियर होंगे, और उनके पास एक स्केल भी होगा मेजरिंग करने का। तो ऐसा एक स्केल हमें लोथल में, गुजरात में मिलता है। तो ये एक बहुत, इस फाइंडिंग से हमें देखो कितना कुछ मिलता है, और आज भी हम उसी पैटर्न को यूज़ करते आ रहे हैं। तो एक हमें एक अभी आप अपने, हम लोग घर पे एक प्रैक्टिस करते हैं, गांव में तो खासकर करते ही हैं, और शहर में भी छोटे स्केल पे होती है, लेकिन होती है। गांव में तो अनाज को टैंकीज़ में स्टोर करके रखना, उस टैंकी को एक हाइट पे रखना, 200-300 mm ग्राउंड से अबव, 300 mm वॉल से दूर। और आप किचन में भी देखोगे तो जो भी आप फूड रिलेटेड आइटम्स हैं वो सब आपकी एक प्लास्टिक के कंटेनर में होती हैं। तो हमें वहाँ पे भी इस तरीके का एक पैटर्न देखने को मिलता है इंडस वैली की फाइंडिंग्स में। वो होता है कि अब हम ये सब चीज़ें करते क्यों हैं, कि इनको कंटेनर में क्यों डाल के रखते हैं, ओपन ही क्यों नहीं रख देते। उसके पीछे रीज़न है कि कोई भी पेस्ट, कोई कीड़ा उसमें आ जाएगा, उसको ख़राब कर देगा, इस वजह से हम उसमें नहीं रखते, उसको बचाने के लिए, लॉन्ग टाइम तक वो रहे इसलिए, और ख़त्म ना हो जल्दी, इस वजह से हम घर में सामान उतना ले आते हैं, 1 किलो 2 किलो उस हिसाब से। तो हमें वहाँ पे जो फाइंडिंग्स मिली, हमें एक लोअर सिटी मिली, और ये हमें एक सीटाडेल मिला। अब लोअर सिटी में तो हमें वही जो आम लोग रहते थे, और ये जो हाइट पे था, इसके पीछे रीज़न यही था कि आप ये सोचो कि आपने घर में, आपने एक प्लास्टिक के कंटेनर में फूड आइटम्स रखे हुए हैं, जो कंटेनर्स आपके नीचे ग्राउंड पे हैं, और आपके यहाँ बाढ़ आ जाए सपोज़, तो उनका क्या होगा, या तो उनमें पानी भर जाएगा, या वो इधर उधर डिसलोकेट हो जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि इसको स्लैब पे रखते हो, उसको हाइट पे रखते हो ग्राउंड से अबव, जिससे कि वो ख़राब ना हो। तो
वही पैटर्न उन लोगों के पास भी था। आज की डेट में हमारे पास पेस्टिसाइड आ गई हैं तो हम यूज़ करते हैं, तो उस तरीके का पेस्टिसाइड जो हम आज यूज़ कर रहे हैं वहाँ था या नहीं था, इसकी फाइंडिंग्स इस पे हमें नहीं मिली है। हम उन्हीं चीज़ों पे बात कर रहे हैं जो अभी तक हमें मिला है, उसी के बारे में, उसी के ऊपर जो भी हमें फाइंडिंग्स हैं उसी के ऊपर ये सब डिस्कशन चली हुई है। तो ये जो सीटाडेल था, इसको हम, या तो ये इस पे किंग का कोई रेजिडेंस होता था, या इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन, और ये ग्रेनरी के लिए, ग्रेनरीज जिसमें हमें मिली। ग्रेनरीज मतलब स्टोर हाउसेस। और जो स्टोर हाउसेस थे, अगर आप गवर्नमेंट के सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन के जो गोडाउन्स देखोगे, तो उनमें भी जो गेहूँ और चावल या किसी भी, या दाल, जितने भी हमारे पास फूड आइटम्स हैं उनको स्टोर करके रखते हैं, तो वो ग्राउंड से अबव और वॉल से दूर रखते हैं। उनका एक, और अंदर भी एक पैटर्न होता है, अगर आप कभी गए हो तो। और उन स्टोर हाउसेज में प्रॉपर वेंटिलेशन होती है ताकि अंदर कोई हुमस क्रिएट ना हो, मॉइस्चर ना ले, जिसकी वजह से फूड मॉइस्चर कैप्चर ना कर ले और उसकी वजह से उसमें फिर अनवांटेड पेस्ट जनरेट ना हो जाए। तो उनके स्टोर हाउसेस भी एयर डक्ट से जुड़े होते थे ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाए। So you can see what is happening right now. It is also followed in past. You can check. हम जो भी अभी तक हम बात कर रहे हैं, हमने चाहे वो ग्रिड पैटर्न की बात करी, बिल्डिंग्स की बात करी, और शहर की जो हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, वो सब एक सेम ही आज भी वैसा ही हमें चीज़ें मिलती हैं। मैंने क्या करा है साहब कि आप कार को इन्वेंशन मानते हैं हम लोग। कार इज़ नॉट अ इन्वेंशन, इट इज़ अ मॉडर्नाइजेशन ऑफ बुल कार्ट। बैलगाड़ी का मॉडर्न वर्जन है कार। सो अब हमने शहर के पैटर्न, उसमें घर और उसका किस तरीके का डिज़ाइन था उसके बारे में हमने बात कर ली। एक चीज़ हमारे पास अब बच गई, जो है वो है अब ड्रेनेज सिस्टम। अब ये ड्रेनेज सिस्टम ही इस सभ्यता को हाईलाइट कर देता है दोबारा, क्योंकि हम क्लीन इंडिया के लिए इतना वो कर रहे हैं और इतना उस पर गवर्नमेंट पैसा खर्च रही है। गंगा को क्लीन करने के लिए पैसा खर्चा जा रहा है। गांधी जी ने भी बहुत अपने टाइम में क्लीनिंग को लेके बहुत बार आवाज़ उठाई। अब आप ये देखो कि कोई, आप इस तरीके से इमेजिन करो कि एक सोसाइटी डेवलप हो रही है, उसमें अलग अलग प्लॉट्स कट चुके हैं, कुछ लोगों ने उनको परचेज कर लिया है और वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लोग वहाँ पे कुछ 10 20 50 घर भी बन गए हैं, आप इस तरीके से इमेजिन करें। और वहाँ पे अभी रोड्स का काम चला हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस वजह से सीवरेज का काम नहीं हो पाया या इन प्रोसेस है। तो उस कंडीशन में जो
लोगों ने वहाँ पे अपने हाउसेस को कंस्ट्रक्ट कर लिया है, वो किस तरीके से अपना वेस्ट वाटर डिस्पोज करेंगे? कोई तो तरीका होगा। तो अब उसके लिए हालांकि अब कुछ जगह पे इसको, कुछ सोसाइटीज़ में कंपलसरी भी कर दिया है एक सोक पिट बनाने का। सोक पिट क्या होता है कि आप दो, ऐसे हमने खड्डों को एक्सकवेट कर लिया, खोद दिया, एक और दो। अब ये आपका सपोज करो घर है, इसका वेस्ट वाटर जो है वो इसमें आएगा पहले, और जब ये खड्डा भर जाएगा तो ये इसमें चला जाएगा, और जब ये तक ये सूखेगा, ये भरेगा, और ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। और या फिर ग्राउंड वाटर टेबल तक बोरवेल कर दिया जाता है और पानी उसमें वेस्ट वाटर छोड़ देते हैं। तो इस पैटर्न को उस टाइम भी सोक पिट को अडॉप्ट करा। और जो आजकल हम सीवरेज की बात करते हैं कि सीवरेज हो, तो उनके पास सीवरेज थी, और वो सीवरेज भी क्लोज्ड थी, क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। जो मैं रोड्स के टाइम पे आपसे बात भी कर चुका हूँ, उसके साइड में गटर होता है और वो पानी उसमें डिस्पोज हो जाता है, और इसको रेगुलर क्लीन होता था, और इसकी मेंटेनेंस भी होती थी। एक जगह पे हमें ऐसी फाइंडिंग भी मिली है जो इसके एडवांस को दोबारा एस्टेब्लिश करती है। वो कहाँ मिली, वो जब साइट्स के बारे में बात करेंगे तब। राखीगढ़ी में मिली है, मैं नाम बता देता हूँ आपको। अभी कुछ साल पहले राखीगढ़ी में वो मिली। उसमें क्या मिला कि सपोज ये आपका घर है, ये कोई घर था, इसका वेस्ट वाटर एक कॉमन पाइप से बाहर आता है, और इसके बाद जब ये पाइप, और ये एक मेन, आप सोचो ये गटर है, इसमें जाने से पहले इससे यहाँ पे एक मड का बना हुआ एक टब रखा है। ये पहले से में जाता था, पानी इसमें मड में इस टब में डलता था। उसके बाद जब ये भर जाता था तो ये गटर में जाता था। अब इसका फ़ायदा ये होता था कि जो भी घर का स्लज जो भी जनरेट होता था और पानी के साथ बाहर आता था, वो इस मड में नीचे की तरफ वेट होने की वजह से नीचे की तरफ सेटल हो जाता था। और जब ये टब भर जाता था तो इसको डिस्कार्ड कर देते थे। इससे फ़ायदा ये होता था कि आपका जो गटर था उसमें स्लज नहीं होती थी। और ये कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ होगा, अब ये दोबारा एक सवाल आता है मन में कि ये चीज़ कैसे डेवलप हुई। अब सपोज़ करो कि ये नहीं था यहाँ पे, ये डायरेक्ट ऐसे ही था कि ये डायरेक्ट आया और इसमें चला गया, तो सारी स्लज गटर में जैसे आज भी है। और बरसात होती है दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई में, तो जितनी भी स्लज है सब बाहर निकल आती है सड़क से एकदम, और पूरा गंदा कर देती है, कंटेमिनेट हो जाता है, बिल्कुल ही फाउल स्मेल है हर जगह पे। आप सपोज़ करो कि ये चीज़ हमारे यहाँ हो अभी, जो हम नहीं अडोप्ट कर पा रहे हैं या नहीं करते, तो जब भी ये एक्सेस रेन वाटर होता है तो उसमें ये चीज़ें बाहर नहीं आएंगी। अब जब वहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ होगा, ज़्यादा रेन हो गई, एक्सेस क्वांटिटी में होने के बाद ये सब बाहर आए, तब उन्होंने इस टब को यहाँ पे लगाया और इस पैटर्न को अडॉप्ट करा।
इस सब चीज़ से हमें पता चलता है कि वो कितने हाइजीनिक थे, क्लीनिनेस को लेकर कितने उनकी कंसंट्रेशन थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्किटेक्चर, वास्तुकला। और ये सब हमने जो फाइंडिंग्स हमें मिली, सब उन्हीं के ऊपर हमने बात करी है। और अभी भी रिसर्च चली हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई। 1056 साइट्स को लोकेटेड किया गया है, और अभी तक जिन पे स्टडी हुई है और इन प्रोसेस है वो 96 है। तो आप सोचो कि हमें और कितना कुछ डाटा हमें मिल सकता है, जिसे हमें उस सभ्यता को और अच्छे से जानने के लिए और उसका कंपैरिजन प्रेजेंट से करने में हेल्प होगी, और एक अच्छा इंटरेस्ट जनरेट होगा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्कल्पचर के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।